Hi, good morning. I am hoping that you are having a good day. This is a session regarding yoga and pranayam, and the Yoga Guru is going to be with us. અને પ્રાણાયામ અને યોગા વિશે ચર્ચા કરીશું અને ઘણી બધી એવી ટ્રિક્સ ને ઘણા બધા એવી હેલ્પફુલ વસ્તુઓ હશે કે જે અત્યારના સમયમાં હેલ્પફુલ થઈ શકે આપણી હેલ્થને પ્રોપર રાખવા માટે, પ્લસ to boost our immunity અને ડાયજેશન પ્રોપર રાખવા માટે. એન્ડ સાથોસાથ પ્રાણાયામમાં there are some tricks કે જે ઓક્સિજન લેવલ પ્રોપર રાખી શકે. સો ટુ ultimately to stay healthy, yoga and pranayama obviously is really a miraculous વસ્તુ. અને એટલા જ માટે મને થયું કે યાર let's just have a session on that. અને એટલા જ માટે હું અત્યારે લાઈવ થવા જઈ રહી છું વિથ રાજીવજી મિશ્રા, લાઈફ જે યોગા માટે બહુ જ ફેમસ એવું સેન્ટર છે એમાં he works. And hi, hello sir, नमस्कार. नमस्ते. कैसे हो? बढ़िया, अच्छे हैं. आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया सर. आप थोड़ा सा फोन दूर कर दीजिए, या तो फिर आपका चेहरा कट हो रहा है. जी, Is it okay? या परफेक्ट. ओके सर. सो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कितने सालों से आप योगा और प्राणायाम में हैं. मेरा नाम राजीव कुमार मिश्रा है और मुझे योग के क्षेत्र में 25 साल हो गए. मैंने अपना पूरा जीवन योग को समर्पित कर दिया. मैं आचार्य श्री तुलसी, जो तेरापंथ जैन धर्म के प्रखर आचार्य थे, और उनके सानिध्य में 1100 साधु साध्वी जो है दीक्षित हैं. तो मैं उनकी जो विश्वविद्यालय है राजस्थान में, जैन विश्व भारती लाडनू में, मैं वहाँ गया. वहाँ मैंने जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान और योग, उसमें मैंने मास्टर किया, एमए किया. उसके बाद वहाँ से फिर मैं आगे की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली, जो अध्यात्म साधना केंद्र छतरपुर में है, वहाँ जाकर मैंने योग की और भी गहरी तालीम ली. उसके बाद जैन विश्व भारती में जो भी एमए करते हैं उनको 3 महीने की सघन साधना शिविर उनकी होती है, जिनको करना बहुत ही अनिवार्य होता है. तो उसे मैंने पूरा किया. फिर मैं जैन विश्व भारती के साथ जुड़ा रहा. फिर गांधीनगर प्रेक्षा विश्व भारती, वहाँ मैं लगभग 5 वर्षों तक रहा. और मुझे लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोजेक्ट लाइफ में 18 साल पूरे होने जा रहे हैं. और मैं शुरू से ही योग के प्रति समर्पित भाव से समाज के लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ. और प्रारंभ से ही मेरा ये प्रयास रहा है कि लोग स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें. इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहता हूँ. लोगों में हेल्थ अवेयरनेस काफी आई है, काफी जागरूकता बढ़ी है. और मैं देख रहा हूँ अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो अभी के टाइम में योगा कैसे हेल्प करता है. अगर हम पहले हेल्दी लोगों की बात करें कि जिनको कोरोना नहीं हुआ है, वो प्रिकॉशन के तौर पे क्या कर सकते हैं, योगा कैसे हेल्प करता है उन लोगों को. अगर देखा जाए तो योग जो है एक जीवन शैली है, और अगर योग को अपने जीवन में महत्व दिया जाए तो मेरा अनुभव यह कहता है कि जो लोग स्वस्थ हैं वो ताउम्र स्वस्थ बने रहेंगे. और
अगर शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि योग के द्वारा हम हमारे शारीरिक व्याधि को कम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम रोगों की बात करें, नॉट ओनली फिजिकल डिजीज बट मेंटल डिसऑर्डर्स जो काफी मात्रा में बढ़ रहे हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों को योग के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। और योग हमें स्वस्थ रहने की कला सिखाता है। और यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, वो समझने जैसी बात है कि कुदरत ने जो हमारे शरीर की संरचना की है वो इस तरह से इसकी संरचना की है कि 100 वर्षों तक इसके हर एक अवयव बिना रुके बिना थके काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन चर्या में जो परिवर्तन आया है, हमारे लाइफ स्टाइल में जो चेंजेज आए हैं, रहन सहन में जो चेंजेज आए हैं, खान पान की शैली में जो चेंजेज आए हैं, उसकी वजह से अनेकानेक रोग, अनेकानेक व्याधियां शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जन्म लेती है। और मनोविज्ञान इस बात को मानता है कि ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो तनाव से शुरू होती है। राइट। अगर अगर हम रोज की अगर हम योगा को ऐड करना चाहे अपने स्केड्यूल में, प्राणायाम, योगा, तो जो हम खुद से कर पाए वैसी कौन सी चीजें होंगी कि जो हम खुद से कर पाएंगे, या फिर जो हमारी अभी के लिए हमारी इम्यून सिस्टम पे और डाइजेशन पे जो हेल्प करता हो या मानसिक हमें शांत रखता हो, ऐसी कौन सी चीजें होगी कि जो हम करके जो हमको हेल्पफुल हो पाए अभी के टाइम में? बहुत सही बात पूछी आपने। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर नियमित रूप से 1 घंटे का वक्त अपने स्वास्थ्य के लिए निकाला जाए तो पर्याप्त है। 1 घंटे में आसन, प्राणायाम, ध्यान, शवासन, अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो मुझे लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए यह पर्याप्त है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति के शरीर की तासीर, प्रकृति अलग अलग होती है। इसीलिए अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार, अपने शरीर की तासीर के अनुसार, अगर किन्हीं को कोई डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, बैक प्रॉब्लम हो, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो, तो एक बार किसी भी योग एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने लिए एक पूरा योग का एक पैकेज बना लें और उसका वो निरंतर अभ्यास करते रहें। इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि जितनी ज्यादा निरंतरता होगी, कंटिन्यूटी जितनी ज्यादा होगी, उतना इसका लाभ होगा। ये कोई पैकेज नहीं है कि आपने 2 दिन की 3 दिन की दवा ले ली और आप ठीक हो गए। ये ताउम्र पूरी जिंदगी अपने आप को ठीक रखना है, अपने शरीर को ठीक रखना है, अपने मन को ठीक रखना है। तो इसके लिए हमें नियमित रूप से 1 घंटे का अभ्यास अपने जीवन में करना चाहिए। और वो अभ्यास में क्या इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, अभी के समय के अनुरूप अगर मैं बात करूं, जिस तरह अभी कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को जो एक चैलेंज, एक चुनौती दे रखी है, और पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है कि एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लाखों करोड़ों लोग आज इससे प्रभावित हैं। अब यहां पर ये समझने वाली बात है कि सबसे ज्यादा इसका प्रभाव किनको हुआ। सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों को इस वायरस का हुआ जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, मतलब इम्यून सिस्टम थोड़ी कमजोर है या उनको अलग अलग शारीरिक रूप से कोई ना कोई तकलीफ है, या लंग्स की कैपेसिटी जिनकी वीक है, उनको ये प्रभावित ज्यादा किया या कर रहा है। तो जरूरत है
कि आसन प्राणायाम के द्वारा हम अपनी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, मतलब अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखें। और कुदरत ने हमारे शरीर की संरचना ऐसी की है कि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की क्षमता है, लेकिन अगर वो हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अगर बहुत कमजोर हो जाए तो फिर वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाती। नतीजा सबके सामने है। तो जरूरत है कि हमें अपने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को मजबूत बनाने की, प्रबल बनाने की, अच्छा बनाने की। तो इसके लिए जो है आसन प्राणायाम बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। राइट राइट। और सर आज हम डेमोन्स्ट्रेशन भी देने वाले हैं जिसमें आप और क्या शेयर करना चाहते हैं अभी के समय के लिए, क्योंकि अभी क्या है कि लोगों को दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं कि इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, और एक ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो प्रिकॉशनरी तौर पे, या फिर जिनको कोविड हुआ है, जिनको कोरोना हुआ है, उनका ऑक्सीजन लेवल में लाने के लिए अगर कोई ऐसी हेल्प हो या ट्रिक हो तो वो हम जरूर से जानना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सवाल आपका है। और इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम जरूरत है अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने की। राइट। एक सामान्य व्यक्ति एक बार में कम से कम 5 लीटर ऑक्सीजन लेता है, और योग शास्त्र में कहा गया है कि श्वास ही जीवन है। यौगिक भाषा में हम इसे प्राणवायु कहते हैं, वाइटल एनर्जी जिसे आप कह सकते हैं। अब ये जो प्राणवायु है ये कहां से मिलता है? ये ब्रह्मांड से मिलता है। और प्राणवायु को जो लेने का माध्यम है वो हमारी नासिका है। अब इस नासिका के माध्यम से जो प्राणवायु इस ब्रह्मांड में है उसको हम श्वास के माध्यम से अपने शरीर में लेते हैं। और जब तक हमारे शरीर में प्राणवायु का संचार हो रहा है तभी तक हमारे जीवन का अस्तित्व है। अब प्राणवायु को ग्रहण करने के लिए यौगिक शास्त्र में प्राणायाम का उल्लेख है, जिसमें विविध प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया गया है। यहां पर मैं आपको सामान्य रूप से कहना चाहूंगा कि अगर नाड़ी शुद्धि जो है हम पहले करें, हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं पहले हम इसको प्यूरिफाई करें। शुद्धिकरण बहुत जरूरत है। और योग में ये वर्णन है कि आसन प्राणायाम करने से पहले आप शरीर का शुद्धिकरण कर लें। अभी सीधा आए आसन करना शुरू कर दिया, प्राणायाम करना शुरू कर दिया, तो उसका वो प्रभाव, उसका वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जितनी हम अपेक्षा रखते हैं। लेकिन अगर हम शरीर शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी अगर हम पहले कर लें, फिर हम आसन प्राणायाम का अभ्यास करें, तो मैं आपको निसंदेह रूप से ये कह सकता हूं कि उसके आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा प्राणायाम के परिप्रेक्ष्य में कि जो हमारे 72,000 नाड़ियां हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का उल्लेख किया गया है। तो इस नाड़ी शोधन प्राणायाम में आप ये देखें कि हमारी नासिका में 2 छिद्र हैं, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। अब इन दोनों नासिकाओं को योग शास्त्र में ऐसे स्वर कहते हैं। यहां पर मैं स्वर शुद्धि पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो 2 स्वर है इसको हम कैसे प्यूरिफाई करें। तो एक जो स्वर है इसको हम कहते हैं सूर्य स्वर, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं चंद्र स्वर। तो पहले हम दोनों को प्यूरिफाई करते हैं, बाद में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। ठीक है। तो ये 2 नासिका है, तो सबसे पहले आप हाथों को इस प्रकार से बनाएं जिसको विष्णु मुद्रा कहते हैं, और दोनों हाथों को आप नासिका पर रखें और बाईं नासिका से केवल श्वास का रेचन का मतलब श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। जब आप श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो उसका जो है मूवमेंट है आप नाभि पर महसूस कर सकते हैं, पेट पर महसूस कर सकते हैं। तो फोर्सफुली
एक नासिका मतलब दाएं नासिका, जमनी नासिका को बंद रखते हुए दावी नासिका से फोर्सफुली श्वास को छोड़ना है। तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलेगा। तो अभी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूँ। इस तरह से हमने रखा और बाई नासिका से मैं केवल श्वास का रेचन कर रहा हूं अर्थात श्वास को छोड़ रहा हूं। अब यही क्रिया बाई नासिका से करनी है। Okay. So this is kind of Kapalbhati from one nasika. कपालभाति, इसको जब हम श्वास छोड़ते हैं तो दोनों नासिका खुली रखते हैं, उसमें हाथों का काम नहीं होता। हाँ, लेकिन इसको तो योग में नाड़ी शोधन, ये नाड़ी शोधन। अब नाड़ी शोधन कैसे करेंगे? दोनों नासिका से अल्टरनेट करेंगे। ओके, फोर्सफुली। तो ये जो है हमारे 72,000 नाड़ियों को प्यूरिफाई करेगा, ठीक है। और पूरे शरीर में जो प्राण ऊर्जा का प्रवाह है वो संतुलित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। अब इसके बाद जब नाड़ी शोधन करने के बाद फिर आप जो है आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम में देखिए हमारी दो नासिका जैसे मैंने बताया, तो आप देखेंगे जब राइट नोस्ट्रल से जब आप सांस लेंगे तो आपको गर्म हवा का एहसास होगा, और जब लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को लेंगे छोड़ेंगे तो आपको जो है वो ठंडक जो है जो हवा का एहसास होगा। अब देखिए ये दोनों नासिका है अलग अलग काम करती है। ये राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल का काम क्या है पहले वो समझते हैं और शरीर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो लेफ्ट नोस्ट्रल है जिसको हम योगिक भाषा में चंद्र स्वर कहते हैं, इसका काम है शीतलता प्रदान करना, और जो सूर्य स्वर है उसका काम है शरीर में हीट मतलब उत्तेजना पैदा करना, हीट पैदा करना। तो इसमें जो नासिका है इसको इस तरह से बंद रखें। अब इसमें बाएं नासिका से श्वास को हम अंदर की तरफ लेंगे, एकदम धीरे धीरे जितना आप लंबा श्वास ले सकें। आपको ये समझना है कि इस ब्रह्मांड में से जो प्राण वायु है, इस प्राण वायु को हम श्वास के द्वारा अपने भीतर ले रहे। श्वास की कीमत तो समझ में आ गई अभी सभी लोगों को। ये देखना है कि हमें कितना लंबा श्वास ले सकते हैं, अपने लंग्स की क्षमता को बढ़ाते हुए आप पूरा लंबा श्वास लें। अब इसको बंद करते हुए दूसरी नासिका से श्वास छोड़ दें। फिर दाएं नासिका से श्वास को अंदर लें और बाएं नासिका से श्वास को छोड़ दें। तो ये एक राउंड हुआ। अब इसी अभ्यास को आप 5 मिनट 10 मिनट करें तो मुझे लगता है कि शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो एकदम बना रहेगा। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप हाथ में ऑक्सीमीटर लगा लें और आपका अगर 95 है और आप ये अभ्यास करें तो थोड़ी देर में आपको लगेगा कि 96 हो गया, 97 हो गया। जैसे जैसे आपके शरीर में जो है जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो ऑक्सीमीटर में उसकी रीडिंग बढ़ेगी। तो एक प्रमाणित चीज है कि आप जो है अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ, ये सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इसको आराम से कर सकता है। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप इसी अभ्यास को कुंभक के साथ कर सकते हैं। कुंभक का मतलब श्वास को अंदर की तरफ रोकना या बाहर की तरफ रोकना। अब इस अभ्यास को करने के लिए अभी मैं आपको एक राउंड बताता हूं कि आप बाएं नासिका से श्वास को अंदर लीजिए। अब इसको रोक दीजिए, दोनों नासिका को बंद कर दीजिए। अब अंदर आप कितनी देर श्वास को रोक के रख सकते हैं, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, उतना अंदर को श्वास रोकिए। फिर दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़िए। फिर बाहर श्वास को रोकिए, बाह्य कुंभक। फिर उसी नासिका से श्वास को अंदर लीजिए। फिर रोक दिया, अंदर की तरफ रोक दिया श्वास को, अंदर कुंभक। दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दिया और श्वास को बाहर जितनी देर आप रोक सकते हैं रोक के रखिए। तो अगर कुंभक के साथ इस अभ्यास को किया जाए तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव, अच्छा परिणाम जो है मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो उनको होल्ड नहीं करना श्वास को, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उनको जो है ये श्वास को होल्ड नहीं करना है। लाइफ में कई लोग यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए, तो उनको जब प्राणायाम सिखाते हैं, हम व्यवस्थित रूप सिखाते हैं,
तो ऐसे कई लोग हैं जिनको बहुत फायदा हुआ है, खास करके जो अस्थमेटिक लोग होते हैं, जिनको श्वास लेने में छोड़ने में दिक्कत होती है, लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी कमजोर है या अस्थमा है, श्वास की तकलीफ है, उनको प्राणायाम से तो बहुत फायदे होते हैं। तो ये कोई भी व्यक्ति साधारण रूप से घर पे बैठे बैठे कर सकता है और 5 से 10 मिनट का वक्त चाहिए और प्राण ऊर्जा लेने के लिए जो है 5-10 मिनट जो ज्यादा नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह अभी देख रहे हैं कि तो श्वास की पहले कीमत, आपने जो प्योरीफाई करने का बोला वो स्पीड में, फिर अनुलोम विलोम, फिर वो कुंभक के साथ मतलब होल्ड करके, ये 3 चीजें आपने बोली कि जो हाँ हमें समझ में भी आ गई, वो हम करेंगे भी। मतलब आई प्रिफर डूइंग प्राणायाम, मतलब वेन एवर आई गेट टाइम, तो मुझे वो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है और बहुत अच्छा लगता है प्राणायाम करके। सो मैं कई चीजें प्रैक्टिस करती भी हूँ। और आपका कोई सजेशन है कि और कौन सा करना चाहिए प्राणायाम? देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अभी का जो सिनेरियो है उसमें हर एक व्यक्ति जो कर सकता है वो बहुत सिंपल है। ओम का जो उच्चारण है, ओम का उच्चारण है वो बहुत ही लाभप्रद है और ओम के उच्चारण के कई फायदे योग शास्त्र में बताए गए हैं। और इससे जब आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ओमकार की ध्वनि करते हैं तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो आपके लंग्स को होता है, रेस्पिरेशन को होता है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ओम करने का जो तरीका है वो ये है कि आप एक लंबा श्वास पहले ले लें, श्वास ले लिया। अब किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आपको जितनी देर तक आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं आप उच्चारण करें। साधारण तौर पर एक व्यक्ति जो है 15 सेकंड 20 सेकंड करेगा, लेकिन आपको ताजुब होगा कि अगर आप ये अभ्यास करते रहे तो आप 15 सेकंड 20 सेकंड से भी ज्यादा देर तक जो है ये अभ्यास कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके आप इसके समय को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ओ तो ऐसे आप 10 से 15 बार करें। तो जब आप श्वास लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर को पूरा जाता है और जैसे जैसे हम ओम बोलते हैं तो श्वास बाहर की तरफ निकलता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सिंपल सी टेक्निक में आपको बताऊं कि आप अपने नासिका को बंद करके अंदर श्वास कितनी देर रोक सकते हैं। रोक के देखिए 10 सेकंड, जैसे ही आप नाक पर से हाथ हटाएंगे आपको लगेगा कि बहुत डीप श्वास हम ले, बहुत ज्यादा एक बार, क्योंकि श्वास की जरूरत बहुत ज्यादा उस समय होती है और उस समय जब आप श्वास लेते हैं तो बहुत डीप ब्रीथ होता है, बहुत पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एक साथ आप लेने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल टेक्निक है कि आप ओमकार का जितना आप अभ्यास कर सके वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और इसमें भ्रामरी भी बहुत उपयोगी है। भ्रामरी का अभ्यास भी जो है बहुत अच्छा है। खास करके कोई भी भ्रामरी कोई भी कर सकते हैं, मन को भी शांत रखता है। इससे जो है श्वसन का बहुत अच्छी जो है ये क्रिया मानी जा सकती है। देखिए पोजिशन उसका ये होगा कि आप इस तरह से आप हाथों को रखिए, एक लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए जस्ट लाइक ए बजिंग बी, एक भौरे की तरह साउंड का करेंगे। तो जैसे जैसे आप श्वास छोड़ेंगे आपका पेट अंदर जाना चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्वास लेने का सही तरीका क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। कि नॉर्मली जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट जो है फूलना चाहिए और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये लोग श्वास जो है वो गलत तरीके से लेते हैं। जब श्वास लेते हैं तो पेट अंदर चला जाता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट बाहर चला आता है। अगर ये चीज जानना हो तो किसी भी छोटे बच्चे को देखें तो जब वो छोटा बच्चा श्वास लेगा तो उसका पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेगा तो अंदर जाएगा। लेकिन बड़े होते जाते हैं और वो जो हमारी आदतें हैं उसके गलत हिसाब से जो है वो पेट अंदर बाहर जो करने का क्रम है वो गलत हो जाता है।
तो साइंटिफिक टेक्निक ब्रीदिंग का ये है कि जब भी आप श्वास ले तो पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़े पेट अंदर जाना चाहिए ड्यू टू डायफ्राम मूवमेंट। ओके। सो इट वाज रियली नाइस, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा। और आई एम श्योर कि ये जो प्राणायाम आपने जो दिखाए वो अगर लोग करेंगे प्रैक्टिस तो काफी हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए, और वो काफी रिफ्रेशिंग होता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी या फिर डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर कोई आसन आप सजेस्ट कर पाए कि जो लोग घर पे कर पाए तो लोगों को ज्यादा हेल्प रहेगी, क्योंकि अभी के एक तो हमें पता है कि इम्यूनिटी बूस्ट तब होगी जब, मतलब डाइजेशन अगर हम स्ट्रॉन्ग कर दे तो वो इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है। सो घर पे रह के प्रिकॉशनरी तौर पे, या फिर कोई दूसरे फैमिली में दूसरे लोगों को पॉजिटिव है और जो लोग प्रिकॉशन लेना चाहते हैं या फिर जिनको पॉजिटिव है और जो खुद को वो इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहता है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कौन से आसन आप सजेस्ट करते हैं? देखिए जितने भी आसन है सभी आसनों से इम्यूनिटी बूस्टअप होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राइट। यहाँ पर आप आसन के 3 तरीके बताए गए हैं, लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर। लेट कर जैसे उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, फिर सर्वांगासन, हृदय स्तंभासन, फिर पेट के बल लेट। वज्रासन जो होता है वो खाना खाने के बाद हो सकता है, वो सही बात है? तो उससे डाइजेशन फास्ट होता है। यस, बहुत सही बात है कि वज्रासन जो है वो खाना खाने के बाद करने से उससे पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है। और कोई भी आसन जो है खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटे तक। लेकिन वज्रासन को ही आप, एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जिसमें कि आप सीधे आप जो है बैठ सकते हैं, जब पैरों को पीछे करके। अगर आप चाहें तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से, लाइक दिस। अगर आपको दिखता हो इस तरह से आप बैठ सकते हैं। हमारे दोनों पैर पीछे फ्लैट है और उसके ऊपर मैं बैठा हूँ, तो इस तरह से आप आराम से बैठे, तो इससे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छा रहेगा। और ये आप फोन थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, वहां पे कोई है कि जो फोन पीछे ले? मैं पीछे चला जाता हूँ। अच्छा, ओके, ये तो या सर। हाँ, तो ये मैं वज्रासन दिखा रहा था कि दोनों पैर को मैंने सामने रखा, अब एक पैर को पीछे रखा, दूसरे पैर को इस तरह से पीछे रखा है, राइट। अब मैं पीछे का पोस्चर बताता हूँ, ये इस तरह से, इस तरह से, राइट, इस तरह बैठा, राइट। तो नीज को, मतलब नीज थी પેલા પગ ફોલ્ડ કરવાના છે અને શેપ Yes, आई थिंक like वी this, शेप like आना चाहिए सर। no, नहीं, वो sir. एक्चुअली देखो, अभी भी फोन, अभी भी आपको दूर जाना पड़ेगा। जस्ट a minute. तो कैमरा पीछे करो। या ये तो क्या? हाँ, अभी ठीक है सर। तो इस तरह से हम बैठ सकते हैं, राइट। और राइट। दूसरा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक बोलो तो, ये कई लोग ऐसे बैठ नहीं सकते, उनको यहाँ पर बहुत पेन होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग नहीं बैठ सकते उनके घर में ये पीलो होता है, इस तरह का राउंड पीलो। आपको क्या करना है, वो इस तरह से रख देना है, लाइक दिस, और इसके ऊपर पैरों को बाहर करके आपको इस पर आराम से बैठ जाना है। तो आप कंफर्टेबली इस में आप बैठ सकते हैं। और कई लोग प्राणायाम भी इस पोस्चर में आराम से कर सकते हैं। आप चाहे तो अनुलोम विलोम कर लें। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्चर में जो आपकी स्पाइन है वो एकदम सीधी रहती है, तो इस पोजीशन में आप प्राणायाम का अभ्यास आराम से कर सकते हैं। तो आप इस पोस्चर में जो नीचे नहीं बैठ सकते तो एक पिलो का सपोर्ट लेकर आप वज्रासन लगा सकते हैं, लाइक दिस। ओके, ओके, ठीक है। तो अब और कोई आसना का सजेशन हो आप तो आप बता सकते हैं, मतलब तो अगर आप सजेस्ट कर पाए तो। यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप घर पे सबसे बढ़िया जो है आपके चेस्ट की एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा तकलीफ है वो चेस्ट रिलेटेड ही है। कि आप घर पे बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। दोनों हाथों को सामने रखकर श्वास भर के आप इस तरह से आप जो है 10 से 20 बार करें आप, तो इससे आपके चेस्ट को बहुत फायदा होगा, लंग्स को फायदा होगा, हार्ट को बहुत फायदा होगा।
आर्टरीज ब्लॉक नहीं होगी। इस तरह से लाइक दिस आपको स्ट्रेच करना है, तो इससे भी जो है आपके लंग्स की कैपेसिटी काफी अच्छी रहेगी और ब्रीदिंग लेने में आपको बहुत फायदा होगा। और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए लाइक दिस। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो क्रिया है, उससे आपके चेस्ट को, लंग्स को बहुत फायदा होगा। और यहाँ एक बताना चाहूंगा कि जो कपालभाति है, कपालभाति वो अवश्य करें, खास करके बिल्कुल हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, उनके लिए कपालभाति द बेस्ट टेक्निक। ये जो कह सकते हैं कि आप जो शरीर में जो ऊर्जा, जो एनर्जी है, ये एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है और आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है वो सब इस अभ्यास से बाहर निकल जाते हैं। कपालभाति के लिए आपको सीधे बैठना है और इसमें केवल श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है। तो आप चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक हाथ पेट पे रख सकते हैं, राइट। इसमें श्वास छोड़ेंगे और पेट अंदर जाना चाहिए। तो कपालभाति का अभ्यास जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और अगर 5 मिनट 10 मिनट कपालभाति किया जाए तो इसके काफी लाभ है। और ऐसा कहा जाता है कि 1 मिनट में कम से कम 120 स्ट्रोक आपके होने चाहिए। राइट। राजीव जी, कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू डू दिस आसनास? या कब कर सकते हैं हम ये आसना और प्राणायाम को? व्हाट इज द राइट टाइम? देखिए, आसन और प्राणायाम करने के लिए जो है सुबह का जो समय है, खास करके प्रातः काल का समय है, वो बहुत ही अच्छा होता है और खुले वातावरण में इसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि अगर खुले वातावरण में अगर हम सुबह अभ्यास करेंगे, जो सुबह की जो हवा है वो बहुत ही शुद्ध होती है और वो हमारे बहुत काम की है। और अगर अनुकूल नहीं हो तो घर में या आप हॉल में भी करें तो कम से कम खिड़कियों को खोल दें, जिससे कि आपका एयर वेंटिलेशन बना रहे और प्योर एयर जो है, शुद्ध वायु जो है वो आपके घर में आ जा सके। तो बंद कमरे में कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, तो वो लोग कब कर सकते हैं ये प्रैक्टिस? देखिए, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि योग शास्त्र में भी कहा गया और कई बड़े लोगों ने कहा है कि जो लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठते हैं वो लोग होते हैं योगी, और सूर्योदय के बाद जो लोग उठते हैं वो लोग होते हैं रोगी। ठीक है, अब हमें निश्चित करना है हमें योगी होना है कि रोगी होना है। वो सही है सर, लेकिन ये बीच का सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं जी। जब हम खाने के बाद 3-1 घंटे या फिर ऐसा कोई गैप होता है शायद कि उसके बाद आप कर पाते हो, तो ऐसा कोई समय के खाने के बाद के खाने से पहले कितना गैप होना चाहिए, कुछ भी अगर प्रैक्टिस करना हो तो, प्राणायाम या योग? बहुत अच्छा सवाल है आपका। खाने के बाद कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। कारण क्या है, इसका कारण मैं बताता हूँ। अगर आप कोई भी आसन या प्राणायाम करते हैं तो उसका मूवमेंट होता है पेट पर। अभी मान लीजिए कि मैं आपको पवन मुक्तासन बता रहा हूँ, ठीक है, और आपने खाना खाया है और खाना खाने के बाद तुरंत आप अगर पवन मुक्तासन करेंगे तो उसका पूरा दबाव कहाँ पड़ेगा? पेट पे पड़ेगा। और खाना अभी खाया ही है, घंटे 2 घंटे भी नहीं हुए, तो वो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो विपरीत असर करेगा, वो फायदे की जगह नुकसान करेगा। तो बेहतर विकल्प ये है कि खाना खाने के कम से कम 4 घंटे के बाद आप अभ्यास करें। मान लो कि शाम में बाद कब खाना खा सकते हैं? करने के बाद आप आधे घंटे के बाद आराम से खाना खा सकते हैं। ओके। एंड सर, कोई पूछ रहा है कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, हाई बीपी रहता हो, वो कपालभाति कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एक गलत जो है कह सकते हैं कि गलत होगा कहना कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, उनको कपालभाति करना चाहिए। उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए, उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम अच्छी तरह से करना चाहिए। ओके। कई लोग ऐसे जी, हमारे पास कई लोग आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर काफी होता है और प्रैक्टिस करते होते हैं तो भी बताते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो जब उनसे बात करते तो पता चलता है वो कपालभाति बहुत अच्छा करते हैं और उनकी हैबिट में और करते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट ये करता हूँ कि आप कम से कम कपालभाति का अभ्यास अभी बंद कर दें और अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें, तो जिससे आपको इससे बहुत फायदा होगा।
राइट राइट जैसा मैंने पहले कहा ना, तासीर के हिसाब से आपको अपनी प्रैक्टिस सजेस्ट जो है चूज करनी चाहिए। शरीर की जो प्रकृति है उसको देखते हुए भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी चीजें सबके लिए जो है वो अनुकूल हो, ऐसा मैं नहीं मानता। राइट ओके। तो एक मिनट, मैं खाली एक बार चेक कर लेती हूँ। 2-4 लोगों ने ये पूछा था, ठीक है, ब्लड प्रेशर वाला। ओके सर। तो राजीव जी, इट वाज रियली हेल्पफुल एंड ब्यूटीफुल सेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो जो भी गाइडेंस दिया है, जो जो भी टिप्स दी है, वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाली है, एंड आई होप लोग उसको फॉलो करें। और ये योगा के आसनास और प्राणायाम के जो भी प्राणायाम हमने बताए वो रूटीन में वो ऐड करें, थोड़ा सा प्रिकॉशन के तौर पे, अगर कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, इट विल डेफिनेटली हेल्प। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज के समय को देखते हुए सभी को घर में रहने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है, सैनिटाइजर जो है उसका उपयोग करने की जरूरत है, और जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, वो ज्यादा बेहतर विकल्प है। और आज के समय में ये बात तय है कि जिस तरह से दुनिया के तमाम लोगों ने इस बात को माना कि योग एक श्रेष्ठ विकल्प है, और अभी जैसा कि आपने देखा होगा टीवी में भी, देश के 4 बड़े डॉक्टरों ने ये माना कि जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ये करना चाहिए। मतलब योग को एक बेहतर विकल्प ऐसे समय में वो मान रहे हैं। मैं आप सबसे ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहें, इसके लिए योग को अपने जीवन में महत्व दें, योग करें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थता का आप ये संदेश दूसरों को भी आप दें, ये बहुत जरूरी है। बीमार होने के बाद ये सब करना, तो उसमें रिकवर होने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब आप स्वस्थ हैं उसी समय से आपको इन चीजों को अपने जीवन में जो है इसका अमल में लाना चाहिए। और योग से निसंदेह मेरा अनुभव ऐसा है कि हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं जिनको हमने योग सिखाया लाइव के माध्यम से, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो किड्स हो, अभी तक कम से कम जो है योग के प्रभाव से जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है, योग का लाभ उनको बहुत हो रहा है, और इस महामारी से कम उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है। देखिए योग है ना, एक कवच का काम करता है, वो आपके शरीर को कवच का काम करता है, ढाल का काम करता है, और आपके शरीर पर किसी रोग के प्रभाव को होने नहीं देता। शरीर से, मन से आप स्वस्थ बने रहे, आज के समय में ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। और मैं निवेदन करूंगा कि जब भी अनुकूल हो तो आप लोग प्रोजेक्ट लाइव की मुलाकात के लिए अवश्य आए, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो चाहे आप बाबा जी के माध्यम से या आप प्रोजेक्ट लाइव में जो है, मेरा मोबाइल नंबर है 8511331133, कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, और ये हमें सेवा करने का आप मौका देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अभी प्रोजेक्ट लाइफ जिस तरह से काम कर रहा है, वो प्लाज्मा डोनेशन हो, ब्लड डोनेशन हो, योगा हो, एनी गाइडेंस और एनी हेल्प फॉर द पीपल, बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं। और मुझे पता है, क्योंकि देयर आर पीपल एसोसिएटेड, तो मुझे पता है कि कितना उम्दा कार्य हो रहा है। सो थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। थैंक यू। आवाज जी, आपका आभार मानना चाहूंगा कि आपके माध्यम से आज हजारों लोगों ने इन चीजों के बारे में जाना, और ये श्रेय जो है पूरा मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने बहुत सुंदर इनिशिएटिव लिया। इसी तरह आप इनिशिएटिव लेते रहे, और आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव जी। प्रणाम। टेक केयर, बाय, प्रणाम। So that was a session on yoga and pranayama, and I'm just trying to bring people કે જે લોકો કઈ ડિફરન્સ લઈ આવી શકે, જે લોકો અત્યારની સિચ્યુએશનમાં કઈ ગાઈડન્સ આપી શકે, થોડી હેલ્પ કરી શકે, કોઈ બી ટ્રિક્સ કે નોલેજ દ્વારા. એન્ડ નોલેજ ઇઝ ઓલવેઝ વેરી વેરી હેલ્પફુલ. અગર અમુક વસ્તુઓ ખબર હશે ને, તો એવા સમયે ક્લિક થશે ને કે જ્યારે એની ખાસ જરૂર હશે. સો મને એકચ્યુઅલી એવું લાગે કે ધારો કે આપણને પેલી પ્રોન ટેકનિક વિશે જે ગઈકાલે રાતે લાઈવમાં વાત થઈ, કે જે ઊંધા સૂઈને કેવી રીતના એ ટેકનિક છે,
કે પેટ ના દબાય અને ગોઠણ અને પગ અને એની નીચે ઓસીકું રાખી શકાય ને એ જે આખી ટેકનિક છે દેન વી હેવ ટુ બ્રીધ ઇન એન્ડ આઉટ. હવે કદાચ એવું બને કે ક્યારેક એવું લાગે કે ઓક્સિજન લેવલ ડાઉન જઈ રહ્યું છે એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ 4-5 કલાક અગર એ ટેકનિક થી સચવાઈ જતા હોય અને એ તમને ખબર હશે અને તમે અગર એ ક્લિક થઈ જશે, તમને બેક ઓફ ધ માઇન્ડ હશે, તો ઇટ વુડ ડેફિનેટલી હેલ્પ. અને એવી કેટલી બધી વસ્તુઓ છે કે અગર એનું ક્યાંક સાંભળેલું જોયેલું હશે તો એ તમને એટ ધ પોઈન્ટ જ્યારે કામ હશે, ત્યારે જ્યારે નીડેડ હશે ત્યારે એ વસ્તુ યાદ આવશે અને તમે એને અપ્લાય કરી શકશો તો ઇટ વુડ બી રીલી ગ્રેટ. અને એવું થશે પણ ખરા. સો યા, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी, बी पॉजिटिव और हिम्मत रखिएगा. बाहर सुधार हो रहा है धीरे धीरे करके और विल डेफिनेटली बी आउट ऑफ दिस वेरी सून टुगेदर. સો યા, કોઈ બી સજેશન હો, કોઈ બી ફીડબેક હોય, તમને કંઈ એવી કહેવું હોય કે ભાઈ આ વ્યક્તિઓની સાથે તમે વાત કરી શકો, કે તમને કોઈ પર્ટિક્યુલર ટોપિક પર ગાઈડન્સ જોઈએ છે કે એવું જોઈએ છે કે એ ટોપિક પર ચર્ચા થાય, તો ડેફિનેટલી તમે સજેશન મને ડીએમ કરજો. ટેક કેર એન્ડ હેવ અ ગુડ ડે એન્ડ બાય.